नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G मोबाइल संचार सेवाओं की शुरुआत की। कहा, देश पहली बार दूरसंचार प्रौद्योगिकी में वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के अनेक डिजिटल कार्यक्रमों की शुरुआत की। इनमें अग्निवीरों की भुगतान प्रणाली और स्पर्श मोबाइल ऐप शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के पुरस्कार प्रदान किए। राज्यों में मध्य प्रदेश पहले और शहरों में इंदौर ने लगातार छठी बार पुरस्कार जीता। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महीने भर चलने वाले स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। सितंबर में जीएसटी राजस्व संग्रह लगातार 7वीं बार 1,47,000 करोड़ रुपए के पार। भारत ने एशिया कप T20 महिला क्रिकेट के पहले मैच में श्रीलंका को 41 रन से हराया। और गुवाहाटी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल होगा। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G संचार सेवाओं की शुरुआत की। 5G तकनीक से बाधा रहित कवरेज, डाटा की उच्च गति और भरोसेमंद संपर्क उपलब्ध हो सकेगा। इससे ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की कुशलता में भी वृद्धि होगी। श्री मोदी ने कहा कि 5G सेवा दूरसंचार उद्योग की ओर से 130 करोड़ भारतीयों को उपहार है और एक नए युग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे असीम संभावनाओं की शुरुआत होगी। आज का यह ऐतिहासिक अवसर एक राष्ट्र के तौर पर, भारत के एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए नई प्रेरणा लेकर आया है। क्यों न हम इस 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के विकास को अभूतपूर्व गति दें। क्यों न हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से विस्तार दें। क्यों न हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी में रिकॉर्ड वृद्धि करें। श्री मोदी ने कहा कि 5G के साथ ही भारत दुनिया में पहली बार दूरसंचार प्रौद्योगिकी में वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें विकास का बड़ा दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य आम आदमी को प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता उसकी लागत, उपकरण, डिजिटल संपर्क और डेटा की लागत पर निर्भर है। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं को प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने कहा कि जब सरकार साफ नीयत से काम करती है तो नागरिकों की नीयत में भी बदलाव होता है और यही 2G और 5G में अंतर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति का लाभ देश को पूरी तरह से मिलेगा और इसका नेतृत्व भारत करेगा। श्री मोदी ने कहा कि 5G प्रौद्योगिकी के प्रयोग से तेज गति का इंटरनेट मिलेगा और इसमें जीवन को बदलने की क्षमता भी है। उन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के जरिए सरकार नीतिगत पहल कर रही है और डिजिटल संपर्क इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। 5G सेवा में नए युग के कारोबार, अतिरिक्त आय और रोजगार सृजित करने की क्षमता है।
प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान में प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 5G प्रौद्योगिकी से संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। डिजिटल सर्विसेज को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है, इसीलिए देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक सुदृढ़ टेलीकॉम सेक्टर की आवश्यकता है कि आज टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज इंडस्ट्री बन के उभर रहा है। देश में 5G सर्विसेज कई सेक्टर्स में फंडामेंटल चेंज आएगा। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें एक मूलभूत परिवर्तन आएगा। नई नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। डिजिटल कैपेबिलिटीज को सेंटर में रख के उसके चारों तरफ नई सर्विसेज क्रिएट होंगी। कम्युनिकेशंस का स्वरूप बदल जाएगा। 5G सेवाओं से शिक्षा, माल परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि और बैंकिंग समेत अनेक क्षेत्रों में मूलभूत बदलाव आएगा। एक रिपोर्ट। 5G की शुरुआत डिजिटलीकरण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। इस सेवा के आने से इंटरनेट की रफ्तार में काफी तेजी आएगी और ग्राहकों को ज्यादा भरोसेमंद सेवा मुहैया कराने में मदद मिलेगी। अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अधिकतर क्षेत्रों पर इसका काफी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक 5G सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था में अगले 15 वर्षों में $450 बिलियन का योगदान करेगी। फिनटेक की दुनिया में भारत तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। 5G की शुरुआत से भारत फिनटेक में एक अग्रणी देश बनकर सामने आएगा। यूपीआई और रुपए जैसी तकनीकों का तेजी से देश और दुनिया में फैलाव संभव हो सकेगा। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के वार्षिक दिवस समारोह के अवसर पर अनेक डिजिटल कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इनमें पेंशन प्रशासन प्रणाली, स्पर्श, अग्निवीरों की वेतन प्रणाली, रक्षा लेखा रसीदें और भुगतान प्रणाली दर्पण तथा रक्षा लेखा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली शामिल हैं। श्री सिंह ने सरकार की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा लेखा विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि नई पहल से विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा अनेक इनिशिएटिव्स प्रारंभ किए गए हैं। मुझे बताया गया है कि विभाग प्रबल प्रणाली पर कार्य कर रहा है, जो कि एक IT एनेबल्ड पेमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम है। इसी प्रणाली के अंतर्गत HRMS, डिफेंस सिविलियन पे सिस्टम एवं दर्पण जैसे सिस्टम्स भी डेवलप किए गए हैं। स्पर्श मोबाइल ऐप के जरिए पेंशनभोगी स्पर्श पोर्टल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। स्पर्श को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए श्री सिंह ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सेवारत कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग से पेंशन भोगियों की शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर वेतन प्रणाली अग्निवीरों के लिए कुशल वेतन प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री ने बल देकर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। रक्षा मंत्रालय को वर्ष 2022-23 में कुल 5,25,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन इसका प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया, आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और DD के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के पीछे पिछले 8 वर्ष के दौरान नागरिकों, केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयास हैं। श्रीमती मुर्मू ने आज शाम नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान करते हुए कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण से राज्यों और शहरों के बीच स्वच्छता को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के सर्वेक्षण में 9 करोड़ से अधिक लोगों और 4000 से अधिक शहरों ने भागीदारी की है। इस वर्ष के सर्वेक्षण में 4000 से अधिक शहरों में लगभग 9 करोड़ देशवासियों ने भाग लिया है। व्यापक स्तर पर नागरिकों के बीच स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मैं मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप पुरी जी तथा उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सफाई की असुरक्षित प्रक्रिया से किसी सफाई मित्र की जान नहीं जानी चाहिए। उन्होंने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की कि 500 से अधिक शहर सफाई मित्रों के अनुकूल हो गए हैं। राज्यों में मध्य प्रदेश पहले, चंडीगढ़ दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा। इंदौर को लगातार 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। 1 लाख से अधिक की आबादी वाले गंगा नदी के तट पर बसे शहरों की श्रेणी में हरिद्वार प्रथम, वाराणसी द्वितीय और ऋषिकेश तृतीय स्थान पर रहे। सफाई मित्र सुरक्षा की श्रेणी में सर्वोत्तम शहर का पुरस्कार आंध्र प्रदेश के तिरुपति को मिला है। महाराष्ट्र के छावनी बोर्ड श्रेणी में देवलाली को सर्वोत्तम घोषित किया गया है। त्रिपुरा को छोटे राज्यों की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। कर्नाटक के शिवमोग्गा को सबसे तेज यातायात गति का पुरस्कार मिला है। इंदौर शहर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 6ठी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसलिए उनमें उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सराहना करती हूँ। बड़े राज्यों के श्रेणी में मध्य प्रदेश तथा छोटे राज्यों के श्रेणी में त्रिपुरा ने प्रथम स्थान हासिल किए हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सहयोग करने के लिए राज्यों की प्रशंसा की। 7 साल स्वच्छता के पहले फेज और 1 साल दूसरे फेज में, और SBM 2.0 has been launched with the objective of making all our cities garbage free by 2026. The next few years will focus on holistic cleanliness, clean air, clean land and clean water. समारोह में विभिन्न श्रेणियों में 160 से अधिक पुरस्कार दिए गए। इसमें लगभग 1800 लोगों ने भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत बनाएगा और इस अभियान में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो स्वच्छ वातावरण के लिए काम करे और अगली पीढ़ी के बारे में सोचे। श्री ठाकुर ने जनता से देश के संसाधन बचाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने की अपील की। श्री ठाकुर ने कहा कि देश के 1850 शहरों में आयोजित भारतीय स्वच्छता लीग में प्रयागराज को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बाद में केंद्रीय मंत्री ने शहर के संगम क्षेत्र में स्वच्छता अभियान में भागीदारी की। नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े संस्थानों के जरिए देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गांवों में स्वच्छ भारत 2022 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने इस अभियान के जरिए 1 करोड़ किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्र करने और इसका निपटारा करने का लक्ष्य रखा है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य आज से लेकर 31 अक्टूबर तक सभी जिलों में मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाना है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत 1145 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इसके तहत मल जल निकास प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, नदी तट विकास और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन परियोजनाएं चलाई जाएंगी। भारत सरकार ने स्वच्छता से जुड़े और सरकार के पास लंबित मामलों को कम करने के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान के द्वितीय चरण की घोषणा की है। विशेष अभियान 2022 के माध्यम से
मामलों के समय पर निपटान और स्वच्छ कार्यस्थल के महत्व को रेखांकित किया गया है। आकाशवाणी समाचार को दिए साक्षात्कार में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने विशेष अभियान के प्रथम चरण के सफल संचालन के बाद द्वितीय चरण की अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के बारे में जानकारी दी। The specific focus of Special Campaign 2.0 would be digitization. The thrust is to create intra-ministerial portals, 100% digital receipts. Ministries have been requested to use compactors and clear electronic scrap. For enhancement of office spaces, they've been asked to establish wellness centers, improve office corridors, automatic power systems in case of conference halls, library spaces, electric vehicle charging systems should be operationalized. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:15 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों से इसका प्रसारण करेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G मोबाइल संचार सेवाओं की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा, देश पहली बार दूरसंचार प्रौद्योगिकी में वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के अनेक डिजिटल कार्यक्रमों की शुरुआत की। इनमें अग्निवीरों की भुगतान प्रणाली और स्पर्श मोबाइल ऐप शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के पुरस्कार प्रदान किए। राज्यों में मध्य प्रदेश पहले और शहरों में इंदौर ने लगातार छठी बार पुरस्कार जीता। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महीने भर चलने वाले स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। सितंबर में जीएसटी राजस्व संग्रह लगातार 7वीं बार 1,47,000 करोड़ रुपए के पार। भारत ने एशिया कप T20 महिला क्रिकेट के पहले मैच में श्रीलंका को 41 रन से हराया और कल गुवाहाटी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होगा। इस वर्ष सितंबर में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,47,686 करोड़ रुपए रहा। ये 8वां और लगातार 7वां महीना है जब जीएसटी संग्रह 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। इस वर्ष सितंबर में कुल जीएसटी संग्रह में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर सीजीएसटी 25,271 करोड़ रुपए, राज्य वस्तु और सेवा कर एसजीएसटी 31,813 करोड़ रुपए और समेकित वस्तु और सेवा कर आईजीएसटी 80,464 करोड़ रुपए रहा। उपकर संग्रह 10,137 करोड़ रुपए रहा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सितंबर 2022 में जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 26% अधिक है। देश में डिजिटल लेनदेन का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के जरिए डिजिटल भुगतान लेनदेन इस साल सितंबर महीने में बढ़कर 678 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अगस्त में 657 करोड़ लेनदेन हुए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आज जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में यूपीआई के जरिए कुल 678 करोड़ लेनदेन हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर आज सभी नागरिकों से नियमित रूप से रक्तदान करने और जरूरतमंद की जान बचाने के लिए सदैव तैयार रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक सम्मानीय काम है और इसमें भारत की सेवा और सहयोग की समृद्ध संस्कृति तथा परंपरा झलकती है। उन्होंने इस अवसर पर नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान अमृत महोत्सव की सफलता से मानवता की भावना मजबूत हुई है, जिससे कई महत्वपूर्ण जीवन बचाने में मदद मिलेगी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि रक्तदान अमृत महोत्सव की शुरुआत डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पिछले महीने की 17 तारीख को रक्तदान करके की थी। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में
हम आपके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पीएमबीजेपी का उद्देश्य सभी लोगों को, विशेषकर गरीबों तथा वंचितों के लिए बेहद कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र खोलने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे रोजगार का सृजन होता है। इस योजना के तहत दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से ही दवाएं खरीदी जाती हैं। इसके अलावा दवाओं की प्रत्येक खेप की जांच राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड NABL द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्रों में की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि पीएमबीजेपी के तहत उपलब्ध कराई जा रही औषधियों का मूल्य ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से लेकर 90% तक कम है। हर महीने 1 करोड़ से अधिक परिवार इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बहुत सस्ती दवाइयों का लाभ ले रहे हैं। जैसा कि आपने अनुभव भी किया है, जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। पुणे से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की लाभार्थी ज़ेबा खान का कहना है कि दवाओं पर पहले उनका खर्च 2,500 रुपए तक होता था, जो अब घटकर केवल 800 रुपए रह गया है। इस योजना से उनकी मासिक आय में काफी बचत हुई है। मेरा नाम ज़ेबा खान है, मैं पूना की रहने वाली हूँ। मैं किडनी पेशेंट हूँ। जो जन औषधि की शुरुआत की है, बहुत फायदा होता है मुझे उससे। पहले मैं ये दवाइयाँ 2200-2500 में खरीदती थी, पर मुझे ये मालूम पड़ा पेपरों में इस जन औषधि के में ये दवाइयाँ बहुत सस्ती मिलती है। तभी मैंने ये दवाइयाँ लेना शुरू कर दी, तो मेरे 800 रुपए में पूरी दवाइयाँ आती थी और मेरे बचे हुए पैसे मैं घर भी चला सकती थी, मेरे बच्चों के पढ़ाई के लिए यूज कर सकती। आज मुझे इसका बहुत फायदा होता है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने वर्ष 2008 में जन औषधि अभियान शुरू किया था और साल 2015 में इसे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम से एक नया स्वरूप दिया गया। योजना के तहत देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और इन आउटलेट्स पर लाभार्थियों को काफी कम दाम पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मई 2014 तक केवल कुछ ही राज्यों में लगभग 80 जन औषधि केंद्र संचालित होते थे, लेकिन अब इन केंद्रों की संख्या बढ़कर 8,700 से अधिक हो चुकी है। इस योजना के तहत अब तक देश के 739 जिलों को कवर किया गया है। सरकार मार्च 2025 के अंत तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,500 तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान में ये केंद्र 1600 से अधिक दवाएं और करीब 250 शल्य चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराते हैं। इन केंद्रों से मिलने वाली औषधियों में सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों, कार्डियोवास्कुलर, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, गैस्ट्रो और आंत संबंधी तथा न्यूट्रास्यूटिकल्स की दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा कुछ आयुष दवाओं जैसे आयुष किट, बाल रक्षा किट और आयुष 64 टैबलेट को प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में शामिल किया गया है। महिलाओं के लिए सुविधा सैनिटरी पैड सभी केंद्रों पर मात्र 1 रुपए प्रति पैड की दर से उपलब्ध हैं। पीएमबीजेपी की कार्यान्वयन एजेंसी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया नए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए व्यक्तियों, बेरोजगार फार्मासिस्ट, सरकार की नामित एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, न्यास तथा संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करती है। छोटे शहरों और ब्लॉक मुख्यालयों के निवासी भी जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। ये योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पहाड़ी जिलों, द्वीपीय जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न श्रेणियों के लोगों को प्रोत्साहित करती है। इस योजना से देश के कोने कोने में लोगों तक सस्ती औषधियों की पहुंच आसान बनेगी। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए
सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। रविवार 2 अक्टूबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है पर्यावरण संरक्षण में बुजुर्गों का योगदान। ये आकाशवाणी है। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में लंबी कूद में जेस्विन अल्ड्रिन ने 8.26 मीटर की छलांग लगाकर विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। भारोत्तोलन में मणिपुर की बिंदिया रानी देवी ने 194 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। 4x100 पुरुषों की रिले दौड़ में तमिलनाडु ने स्वर्ण, केरल ने रजत और सर्विसेज ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में महाराष्ट्र की ऐश्वर्य मिश्रा ने, महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में आंध्र प्रदेश की ज्योति यराजी ने और 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में असम की अमलान बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला टेनिस में गुजरात ने महाराष्ट्र को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। बांग्लादेश के सिलहट में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने श्रीलंका को 41 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 6 विकेट पर 150 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 18 ओवर और 2 गेंद में 109 रन पर ही सिमट गई। भारत की जेमिमा रॉड्रिक्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 76 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल गुवाहाटी में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। बुधवार को तिरुवनंतपुरम में हुए पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया था। असम में कोकराझार जिले के शिमोल टापू पुलिस ने 15 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के पास इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर छापा मारकर 15 लाख रुपए मूल्य के 500 के नकली नोटों के बंडल बरामद किए गए। पुलिस ने नकली नोट सप्लाई करने वाले रविलाल लिंबू को गिरफ्तार किया है। राज्य के लखीमपुर से नकली नोट पड़ोसी राज्य सिक्किम ले जाए जा रहे थे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को बिहार के सारण जिले में छपरा में समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर उनके जन्म स्थान सिताबदियारा में एक समारोह की अध्यक्षता करेंगे। वे सारण जिले के अमौर ब्लॉक से किसानों को संबोधित करेंगे और सहकारी कार्यों में देशव्यापी योजना का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर निर्वाचन आयोग ने सभी बुजुर्ग मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि आयोग मतदान के उनके अनुभव को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक संदेश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग उन्हें प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने के लिए प्रयास कर रहा है, क्योंकि देश को यहां तक पहुंचाने में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहने का अनुमान है। मुंबई में भी कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। कोलकाता में भी सामान्यतः बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के आसार हैं। श्रीनगर, गिलगित, लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जबकि जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G संचार सेवाओं की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा, देश पहली बार दूरसंचार प्रौद्योगिकी में वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के अनेक डिजिटल कार्यक्रमों की शुरुआत की। इनमें अग्निवीरों की भुगतान प्रणाली और स्पर्श मोबाइल ऐप शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के पुरस्कार प्रदान किए। राज्यों में मध्य प्रदेश पहले और शहरों में इंदौर ने लगातार 6ठी बार पुरस्कार जीता। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महीने भर चलने वाले स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की।
सितंबर में जीएसटी राजस्व संग्रह लगातार 7वीं बार 1,47,000 करोड़ रुपए के पार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।